हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। मीन्स पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसके मैकेनिज्म को हम देखेंगे। एंड देन पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम और पल्मोनरी वेंटिलेशन दोनों एक दूसरे से बहुत ही को रिलेटेड है, तो इसलिए मैं इन दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी आपको डाउट आएगा उस डाउट के लिए प्लीज़ आप मेरे से कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपना जीमेल कॉन्टैक्ट डिटेल दैट इज़ जीमेल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। आप प्लीज़ अपने डाउट्स उसके थ्रू मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। सो हाँ, एक और छोटा सा सजेशन है कि आप अपने साथ एक नोटबुक, ब्लू पेन, ब्लैक पेन लेके बैठिए, जिससे मैं ऑन स्क्रीन जो नोट्स शेयर करूँगी उसको देख करके आप नोट्स बना लेना। बाकी जो मैं टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो फटाफट से अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो द फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोसेस दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, प्राइमरली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। तो देखो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते, तो आप रिस्पायरेटरी से या फिर कह लो कि रिस्पिरेशन से आप क्या समझते हो। दैट इज़ द प्रोसेस इन विच वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हम, आई थिंक जब से हमें साइंस के बारे में पता चला है, बहुत पहले से हमको पता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। तो रिस्पायरेशन वही है कि जो एक ये ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हम और एनवायरनमेंट, हमारा जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है, उसमें प्राइमरली गैसेस एक्सचेंज होता है, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम पूरा लाइक ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में एंटर करना, देन हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ डिज़ोल्व होकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि हमारी बॉडी में केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, उसका हमारी बॉडी से एक्सहेल होने का जो प्रोसेस होता है, पूरे इसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम कलेक्टिवली रिस्पायरेशन या फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो दिस सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग homeostasis by supplying oxygen to tissues and removing carbon dioxide, a waste product of metabolism। वही चीज़ जो मैंने अभी भी जस्ट आपको समझाई है, ठीक है। फिर उसके बाद की फंक्शंस देखते हैं कि मतलब ये जो पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है, या रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, इसमें कौन कौन से की फंक्शंस हैं, ठीक है, की पॉइंट्स, पंच पॉइंट्स। और ये बहुत जो की फंक्शंस या पंचिंग वर्ड्स जो मैं अगर जहाँ जहाँ हाईलाइट करूँगी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट्स ऐसे एग्ज़ाम में लेके आओगे ना, तो जब एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी इवैल्यूएट करेगा तो वो मतलब एग्ज़ामिनर क्या करता है ना, वो पूरे पैराग्राफ्स को नहीं पढ़ता है, ठीक है। उनका फोकस सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे होता है। अगर बच्चे ने वो पॉइंट्स मेंशन किया, इट मीन्स दैट कि उसने अच्छा लिखा है, तो उसको मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो की फंक्शंस ऑफ फिजियोलॉजी की फंक्शंस इन रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो क्या है, सबसे पहला वेंटिलेशन। वेंटिलेशन होता क्या है, तो वेंटिलेशन जो हम ब्रीथ इन करते हैं, दैट इज़ सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, जो ब्रीथ आउट करते हैं, दैट इज़ वेंटिलेशन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ओके। देन गैस एक्सचेंज। तो गैस एक्सचेंज क्या है, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स एंड द टिश्यू लेवल। तो ऑब्वियसली बात है ना, गैस एक्सचेंज में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। हम ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन एंटर कर रहा है, और ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर रहे हैं, ओके। देन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो उसका अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। फिर जब वो लंग्स के एल्वियोलर सरफेस पे पहुंच जाता है तो वहाँ से फिर वो क्या होता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में डिज़ोल्व होता है, एंड जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बाइंड अप होता है, एंड देन पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो मतलब अभी तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, फिर इन्हीं सारे स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। तो बाय कंट्रोलिंग द लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इससे हमारा ब्लड पीएच डिसाइड होता है। तो अगर
मतलब लाइक हमारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट, एक प्रॉपर अमाउंट में ही कार्बन डाइऑक्साइड रहे तो ही अच्छा है। अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है हमारा ब्लड पीएच में ऑल्ट्रेशन आएंगे, चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम वाला मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी से जो भी ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज़ हो रहा है एज अ वेस्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, उसको हमारी बॉडी से एक्सहेल करा लेता है, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोडक्शन। तो द रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्प्स फिल्टर आउट हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड पैथोजेंस फ्रॉम द एयर। तो देखो जो अभी इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने फंक्शंस ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एयर हमारे नॉस्ट्रल्स में लाइक नेजल पैसेज में एंटर करता है तो इधर म्यूकस मेम्ब्रेन और टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज सीलिया वो प्रेजेंट होता है। उनका क्या काम होता है, इन एयर्स में जो पैथोजेंस हैं, ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उनको ट्रैप कर लेता है और उनको हमारे एयर वे में अंदर एंटर होने नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा नाजल पैसेज है, ठीक है, ये जो हमारा नाजल पैसेज है ये हमारी बॉडी के प्रोडक्शन का भी काम करता है, ठीक है। और हमने उसमें टॉन्सिल भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जितनी भी लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखा है अब तक, वो सारे लेक्चर्स का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। फिर देखो फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें मतलब ये ज़रूरी होता है कि उस ऑर्गन का हमको एक अच्छा सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पता हो, ठीक है। तो किस तरीके से रिस्पायरेशन सिस्टम हमारी बॉडी में कंडक्ट होता है उसको जानने के लिए हम पहले थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, बट एक बार ही यहाँ पे दोबारा से रिपीट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज़ अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में या फिर कह लो कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है, नोज़ आता है, नेजल कैविटी, नोज़ और नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम नोज़ के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, जो एयर हम इनहेल करते हैं उस एयर को हमारे बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग वार्म करता है, मतलब उसको गर्म रखता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। उसमें मॉइस्चर मेंटेन करता है, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा ठंडी और ड्राई एयर हमारे लंग्स तक जाएगी तो वो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ को इरिटेट करेगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे ये जो नाजल पैसेज में इस तरीके से लाइक हमारा ये जो नाजल पैसेज है इसमें जब एयर एंटर करती है तो जितना उसके टेम्परेचर के हिसाब से वो एयर वार्म होती है, ठीक है, गर्म होती है एंड हो जाती है, देन उसमें मॉइस्चर मेंटेन करने का काम म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या करता है, द थ्रोट इन्वॉल्व्स इन, देखो फेरिंग्स तो हमने देखा था ना कि फेरिंग्स हमारे स्वैलोइंग, मतलब जब हम खाना खाते हैं तो जब हम उसको निगलते हैं तो उसके लिए भी वो सेम पैसेज है और एयर के लिए भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। फिर लैरिंग्स, तो लैरिंग्स अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का ही पार्ट अंडर आता है। और लैरिंग्स क्या होता है, तो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो जब हम एयर इनहेल कर रहे होते हैं तो उस एयर के हेल्प से ये लैरिंग्स वाइब्रेट करता है और उस वाइब्रेशन की हेल्प से हम स्पीच या फिर कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में हम बोल पाते हैं, ठीक। देन लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, दो ट्रैक्ट मतलब दो ऐसे पार्ट में डिवाइड हुआ है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या है आपका, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। तो देखो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, इन सारे स्ट्रक्चर्स को मैं ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा, क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस पूरी यूनिट से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है हमारा, ट्रैकिया आता है, ठीक है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूल्स आता है और एल्वियोलाई आता है। तो ट्रैकिया क्या करता है, ट्रैकिया विंड पाइप है, ठीक है, और ये एक रिजिड ट्यूब है जो कि हमारे लैरिंग्स और ब्रोंकाई को कनेक्ट करता है। फिर ब्रोंकाई क्या होता है,
तो देखो ये जो ट्रैकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं लेफ्ट ब्रोंकाई में और राइट ब्रोंकाई में, फिर ये ब्रोंकाई लंग्स में एंटर कर जाती हैं। तो एक तरीके से आप इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि जो ट्रैकिया तक एयर आई है उस एयर को लंग्स में एंटर कराने के लिए ये ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। तो 2 प्राइमरी ब्रांचेस दैट इज स्प्लिट फ्रॉम द ट्रैकिया लीडिंग इनटू द लंग्स, ठीक है। देन ब्रोंक्यूल्स, तो जिस तरीके से ट्रैकिया डिवाइड हुआ तो 2 ब्रोंकाई में बना, ठीक है। फिर ये ब्रोंकाई में भी फर्दर डिवीज़न होता है दैट इज एल्वियोलाई, सॉरी दैट इज ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, नॉट एल्वियोलाई। ब्रोंकाई में डिवीज़न होता है तो ब्रोंक्यूल्स फिर बनता है। तो ब्रोंक्यूल्स होते क्या है, स्मॉलर ब्रांचेस विद इन द लंग्स दैट लीड टू द एल्वियोलाई। देखो ट्रैकिया आया स्ट्रेट, 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ, लेफ्ट और राइट में एंटर किया तो ब्रोंकाई बना, ठीक है। ब्रोंकाई बन के लेफ्ट और राइट में एंटर किया। देन लंग्स में एंटर होने के बाद उस ब्रोंकाई में फर्दर डिवीज़न होता है, इसके स्मॉलर ब्रांचेस बनते हैं तो उनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फिर इस ब्रोंक्यूल्स का एक टर्मिनल एंड होता है दैट इज एल्वियोलाई, ठीक है। इस एल्वियोलर सरफेस पे ही ये जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज वाला प्रोसेस कंडक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर था जिसका हमने क्विक रिवीजन किया। अब ये स्ट्रक्चर्स किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में या फिर कह लो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंडक्ट कराते हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टेप्स इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, अब ध्यान से देखना, इस ऐसे मतलब जो हम सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, इस मैकेनिज़्म के पूरे प्रोसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप जो होता है दैट इज़ हमारा इनहेलेशन, एयर को इनहेल किया, देन एक्सहेलेशन, ये तो विद इन सेकेंड हो गया, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो सबसे पहले जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तब क्या क्या होता है। देखो हमने मतलब जब मैं एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रही थी उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ पढ़ाया था, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है, जिसमें डायफ्राम और इंटरकोस्टल के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हमको पता है कि लंग्स के बेस पे, ठीक है, लंग्स है, लंग्स के बेस पे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। डायफ्राम इज़ अ डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये डायफ्राम क्या करता है, जब हम एयर को अंदर इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मान लो ये लंग्स है, लंग्स के बेस पे इस तरीके से डायफ्राम प्रेजेंट था, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो लंग्स को स्पेस मिल जाएगा एक्सपैंड होने के लिए, ठीक है, एक्सपैंड होने के लिए स्पेस मिल जाएगा। तो जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो लंग्स को स्पेस मिल गया एक्सपैंड होने के लिए, ठीक है। तो फिर इस तरीके से क्या होता है, हमने रेस्पिरेटरी मसल्स 2 चीज़ें डिस्कस करी थी ना, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो जो डायफ्राम जो लंग्स के बेस के नीचे था वो कॉन्ट्रैक्ट होके थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जिससे लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए स्पेस मिल जाता है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा रेस्पिरेटरी मसल्स होता है दैट इज़ इंटरकोस्टल मसल्स, वो क्या करते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब इंटरकोस्टल मसल्स क्या थे, रिब केज के बीच में प्रेजेंट थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो हमारे रिब केज को एक्सपेंड होने का टाइम मिला, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे लंग्स को एक्सपेंड होने का टाइम मिला। तो ओवरऑल जो पूरी थोरैसिक कैविटी है उसमें स्पेस बन गया ना, लंग्स भी थोड़ा बड़ा हुआ, रिब केज भी अच्छे से एक्सपेंड हुआ, तो अब कैविटी बन गई, एक जगह बन गया, स्पेस बन गया। तो अब क्या होगा, इसकी वजह से लंग्स का जो वॉल्यूम है, आप ऐसे मान सकते हो कि लंग्स का जो साइज है वो इंक्रीज़ हो गया, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। लेकिन लंग्स का वॉल्यूम, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने चाह रही हूँ, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, दैट इज़ ऑपोजिट। जहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है वहाँ पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, लंग्स के विद इन जो प्रेशर प्रेजेंट होता है दैट इज़ द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो वो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो लंग्स एक्सपेंड हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब अंदर की प्रेशर डिक्रीज़ हो गई, आप कोई भी चीज़ बाहर से अंदर कब ले, मतलब अंदर एंटर कब कराओगे,
जब ऑलरेडी उस रूम में स्पेस रहेगा तभी ना। तो लंग्स में स्पेस है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी कम हो गया है, तो बाहर से ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं ना, बाहर से अंदर को एंटर करने के लिए फेवरेबल होता है। तो जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके थोड़ा डाउनवर्ड हो जाता है और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे रिब केज को स्पेस मिल जाता है एक्सपेंड होने के लिए। और जो लंग्स का वॉल्यूम मीन्स साइज एक्सपेंड हो रहा है तो समझो कि साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब हमने पढ़ा कि वॉल्यूम और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा। अब लंग्स के अंदर का जब प्रेशर कम होगा तो बाहर से अंदर ईजिली एयर इनहेल हो पाएगी लंग्स तक, ठीक है। तो इस तरीके से इनहेलेशन, सांस लेने का प्रोसेस कंडक्ट होता है, ठीक है। सो अब इनहेलेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे गैस एक्सचेंज। अब यहाँ कौन से गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हमने एयर इनहेल किया है, ठीक है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गया है, अब हम एक्सहेल भी करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है ना, तो मीन्स ऑक्सीजन को अंदर एंटर होना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो पैसेज तो सेम है, तो दोनों का मतलब आपस में एक्सचेंज होना है कि भाई ऑक्सीजन तुम अंदर जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड यू आर अ बाई प्रोडक्ट, यू आर अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, सो नाउ इट्स टाइम टू गो आउट, ठीक है, तो तुम बाहर निकलो। तो अब ये प्रोसेस कैसे कंडक्ट होता है, अब हम इसको देखते हैं। तो एक बारी थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है या फिर फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन है, उसमें जो की स्टेप्स होते हैं दैट इज़ इनहेलेशन, ठीक है, फिर आएगा आपका गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड देन आप एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के बाद डायरेक्ट एक्सहेलेशन मत लिखना, क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना, सांस लिया, सांस बाहर निकाला, बड़ा इजी सा प्रोसेस है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन एग्जाम में एक्सप्लेन करके आ जाएंगे, बीच का गैसेस एक्सचेंज और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, दो मेन टॉपिक मिस कर देता है, यूजुअली ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख रहे हो तो उसमें आपको इनहेलेशन, गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन, ये चारों मैकेनिज्म, चारों स्टेप्स एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अब हम गैस एक्सचेंज में देखते हैं। देखो इसमें होता क्या है, अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक मैंने आपसे बताया है कि जो गैसेस एक्सचेंज है वो एल्वियोलर सरफेस पे होता है, और एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है। कैसे प्रेजेंट होती है, ये जो ट्रैकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आया है वो दो में डिवाइड हुआ, प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई, फिर वो लंग्स में एंटर हो रहा है ना, लेफ्ट वाले लेफ्ट लंग्स में, राइट वाला राइट लंग्स में, तो फिर वो ब्रोंकाई में फर्दर ब्रांचेज होंगी, दैट इज़ ब्रोंक्यूल्स, स्मॉल ब्रांचेस ब्रोंक्यूल्स, और उन ब्रोंक्यूल्स का जो टर्मिनल एंड पॉइंट होगा उस पर आप बोल सकते हो बलून और सैक लाइक स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर, दैट इज एल्वियोलाई। अब इसी एल्वियोलर सरफेस पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखते हैं। तो ऑकर्स इन द एल्वियोलाई, दैट इज क्लियर, देन विच आर सराउंडेड बाई कैपिलरीज। देखो होता क्या है, जो एल्वियोलाई होती है ना उसके सराउंडिंग पे बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और उन कैपिलरीज में ब्लड प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन को ब्लड के साथ ही डिज़ोल्व होकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना है, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ना। तो ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर, तो हमने जो एयर इनहेल किया था उसमें से ऑक्सीजन क्या करता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बहुत पतली सी होती हैं, तो उन मेम्ब्रेन्स के थ्रू ईजिली जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ मतलब ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। आई थिंक डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ये सारी प्रोसेसेस के बारे में आप जानते होंगे। तो इन सिंस एल्वियोलाई की लेयर बहुत पतली सी होती है तो ऑक्सीजन ईजिली उसमें से निकल करके क्या करता है, ब्लड जो कि कैपिलरीज में है उसके साथ डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस का एज अ एंड प्रोडक्ट जनरेट हुआ है, वेस्ट जनरेट हुआ है, वो क्या करता है, वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ होता है, मतलब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन बाहर निकला, ब्लड स्ट्रीम में गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्लड जो पूरी बॉडी से लेकर के आया है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करेगा, वो एल्वियोलाई को दे देगा कि ये लो एल्वियोलाई,
इस कार्बन डाइऑक्साइड को तुम बाहर निकाल दो और मेरे को ऑक्सीजन दे दो, मैं इस ऑक्सीजन को ले जाता हूँ पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ, पूरे ऑर्गन्स के टिश्यूज़ को ये ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि ब्लड और एल्वियोलाई की डीलिंग चलती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ डील करके रखें कि ऑक्सीजन तू मेरे को पूरी बॉडी से ब्लड सुन, तू मेरे को पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ला के दे, मैं तेरे को ऑक्सीजन देती हूँ। ठीक है, फिर अपन दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे, तू मेरा ऑक्सीजन ले और पूरी बॉडी में जा ट्रांसपोर्ट करके आ, और तू मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड दे दे, मैं इसको बॉडी से बाहर एक्सहेल कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से एल्वियोलाई और ब्लड जो कैपिलरीज़ में हैं वो काम करते हैं। और ये कैपिलरीज़ कहाँ से आ गया, तो भाई एल्वियोलाई के सराउंडिंग पे कैपिलरीज प्रेजेंट है, और एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ अ वेरी थीन मेम्ब्रेन, तो उसकी वहाँ डिफ्यूज़न हो जाता है, ऑक्सीजन ईजिली डिफ्यूज़ एल्वियोलाई में था, फिर धीरे से डिफ्यूज़ होकर कैपिलरीज में चला गया और उधर जाके ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाएगा। तो ब्लड के साथ एक्चुअली बाइंडिंग होती है। तो ब्लड में जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है दैट इज़ हेमोग्लोबिन, तो उसके साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो जाती है, जिसको आप ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हो, उसकी बाइंडिंग हो जाती है और फिर वो सब आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन का मतलब गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलर सरफेस पे। ठीक, एल्वियोलाई के थीन मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड में। ठीक, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड था वेस्ट प्रोडक्ट वो वापस से एल्वियोलाई में आ जाता है बाहर, बॉडी से बाहर एक्सहेल होने के लिए, ऐसे एक्सहेल कर दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन को तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि होता क्या, बट फिर से दोबारा से रीड कर देती हूँ। तो ऑक्सीजन बाइंड्स टू हेमोग्लोबिन, मैंने बताया ना, एल्वियोलर सरफेस से, एल्वियोलाई की थीन वॉल से जो ऑक्सीजन निकल के डिफ्यूज़ हुआ है कैपिलरीज की ब्लड में, तो ब्लड में एक्चुअली एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज़ हेमोग्लोबिन, उसके साथ ये ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम टू द टिश्यूज़ एंड ऑर्गेनल्स। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है, पूरे ब्लड को बॉडी में पहुंचाना। अब ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्सअप हो गया है तो बॉडी के में ब्लड सर्कुलेट होगा तो ऑक्सीजन भी पूरे बॉडीज़ के टिश्यूज़ को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड देन अंदर हमारी बॉडी के हमने इनहेल किया, गैसियस एक्सचेंज हुआ, फिर ऑक्सीजन चला गया पूरी बॉडी में, नाउ इट्स टाइम टू एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होता है वो देखते हैं। तो द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स causing the rib cage to contract. This decreases the volume of the thoracic cavity and increase the pressure of the lungs, forcing air to exhale out. ठीक है, तो देखो होता क्या, हमने इनहेलेशन के टाइम पे क्या देखा था कि जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और नीचे ही हो गया, तो लंग्स को जगह मिल गया एक्सपैंड होने के लिए। देन जो इंटरकोस्टल मसल्स रिब केज के बीच में प्रेजेंट थे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो रिब केज को भी एक्सपेंड होने के लिए, एलिवेट होने के लिए, ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए जगह टाइम मिल गया। तो रिब केज और लंग्स का साइज थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड हुआ, तो अंदर जो थोरैसिक कैविटी है उसमें जगह बन गया, स्पेस बन गया, वॉल्यूम बढ़ गया, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, तो एयर का प्रेशर वैशर नहीं है, तो अंदर से बाहर से एयर अंदर ईजिली आ गई। ठीक है, ये सिनेरियो कब था, इनहेलेशन के टाइम पे। अब एक्सहेलेशन के टाइम पे जब हमें सांस बाहर निकालनी है तो अब सब कुछ अपोजिट होगा, एक एक पॉइंट रिलेट करता है। इनहेलेशन में क्या था, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और डाउनवर्ड गया। एक्सहेलेशन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट कर दो, डायफ्राम एक्सपेंड होगा और अपवर्ड होगा। ठीक है, लंग्स डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एक्सपैंड हुआ था। ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है और अपवर्ड आ रहा है, तो लंग्स का साइज जो उसका वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स में क्या था, इनहेलेशन के टाइम पे वो क्या कर रहे थे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो जो रिब केज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लंग्स और रिब केज कॉम्पैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो उनके अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा।
क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है। तो जब अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर एयर निकलेगी ना, एयर को बाहर निकलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल कर देता है। तो अंदर का जब प्रेशर बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, और जब अंदर का प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन हम ईजिली इनहेल कर लेते हैं। तो ये बहुत ही रिदमिक, कॉन्टिन्यूअस, इनवॉलंटरी प्रोसेस है जो होता रहता है। ठीक है, होता तो विद इन अ सेकेंड है, हम सांस ले रहे हैं विद इन अ सेकेंड, लेकिन इसमें क्या क्या हो गया, फटाक से इनहेलेशन हुआ, गैसेस एक्सचेंज हुआ, ठीक है, फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुआ, देन एक्सहेलेशन हुआ। तो इस तरीके से ये एक सीरीज़ में प्रोसेस चलता रहता है। तो आई होप आपको ये फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है तो एज आई टोल्ड यू कि आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कॉन्टैक्ट डिटेल मैं जीमेल मेंशन कर दूंगी, आप उसके थ्रू मेरे को अपना डाउट भेज देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो देखो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने अपने साइड से समझाने की पूरी कोशिश करी है, और अब हम यहाँ पे इससे मिलता जुलता एक और टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। पल्मोनरी मतलब आपका लंग्स, वेंटिलेशन सांस लेना और सांस बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम वेंटिलेशन बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, तो हमने फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही तो डिस्कस किया ना कि किस तरीके से हम सांस ले रहे हैं, किस तरह से अंदर ले रहे हैं। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन में भी सेम चीज़ें हैं। ठीक है, बट उसको मैं थोड़ा सा आपको एक बारी, सिंस आपके सिलेबस में टॉपिक दिया था इसलिए यहाँ पर ही जल्दी से डिस्कस कर दे रही हूँ। तो चाहे आपसे एग्ज़ाम में डिफाइन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पूछे या डिफाइन पल्मोनरी वेंटिलेशन पूछे, तो आपको वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि इनहेलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और डाउनवर्ड जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, जो लंग्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और उसका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। साथ ही साथ इंटरकोस्टल मसल्स भी डिक्रीज़ हो रही हैं, तो रिब केज एक्सपेंड हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, तो एयर अंदर आ रही है। देन क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। फिर टाइम आता है एक्सहेलेशन का। एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, सब अपोजिट होगा, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, वो अपवर्ड आ जाएगा, लंग्स जो एक्सपेंड हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, रिब केज दोबारा से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इन वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, उस इनहेलेशन के टाइम पे वॉल्यूम बढ़ा था तो एक्सहेलेशन के टाइम पे वॉल्यूम कम होगा, लेकिन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा। अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर की जो एयर है वो बाहर निकलेगी, तो इस तरीके से एक्सहेलेशन होगा। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन में ही आपको यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो इसमें भी दो मेन फेज़ होता है, वही इनहेलेशन जिसको इंस्पायरेशन भी बोलते हैं और एक्सहेलेशन जिसको एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है इसका, पल्मोनरी वेंटिलेशन इज ड्राइवन, ठीक है, बाय चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर। प्रेशर बताया ना, इनहेलेशन के टाइम पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और एक्सहेलेशन के टाइम पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है, और वॉल्यूम जस्ट इसका अपोजिट होता है। जहाँ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो रहा है वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, फिर क्या हो रहा है आपका, प्रेशर विद इन द थोरेसिक कैविटी विच आर रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स क्या हैं, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग, हाँ वही है, डायफ्राम और इंट्राकोस्टल मसल। फिर इनहेलेशन के प्रोसेस को पूरा आपको अच्छे से डिफाइन करना है। अभी अभी जो मैंने चीज़ें बताई हैं, किस तरीके से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर इसमें आपको 2-3 पॉइंट ऐड कर देना, जैसे कि इंटरकोस्टल मसल में क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये क्या करते हैं, द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लोकेटेड बिटवीन द लिप्स contract to elevate the ribs and expand the chest cavity. This increases the overall volume of the thoracic cavity. फिर increase in lung volume. ठीक है, मतलब वही सारा प्रोसेस जो मैंने आपको फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन या फिर अभी भी जी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के में पढ़ाई है, सेम चीज़ें पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर भी आपको लिखना है। बस आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो अलग अलग टॉपिक बनाना है, और इनहेलेशन में आपको डायफ्राम इंटरकोस्टल वाला कॉन्सेप्ट भी और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और एक्सहेलेशन में
भी सेम चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। और अगर फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम आपसे पूछे तो आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में 2 टॉपिक और एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और अगर पल्मोनरी वेंटिलेशन पूछता है तो सिर्फ आपको इंस्पायरेशन दैट इज़ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक्सपायरेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर पल्मोनरी वेंटिलेशन में इनहेलेशन का आप कॉन्सेप्ट लिखते हो तो उसमें आपको जो की पॉइंट्स ऐड करने हैं, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दोगे, देन इनहेलेशन का प्रोसेस लिखोगे, ठीक है, देन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंक्रीज इन लंग वॉल्यूम, डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को मेन पॉइंट बना करके एक्सप्लेन करोगे। फिर इस तरीके से एयर फ्लो, द इनफ्लो ऑफ एयर कंटिन्यू अंटिल द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इक्वल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। फिर एक्सहेलेशन मीन्स एक्सपायरेशन, इसमें भी सेम डायफ्राम रिलैक्सेशन, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्सेशन, डिक्रीज इन लंग वॉल्यूम, एयर एक्सपल्सन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन अगर पूछता है तो आपको इनहेलेशन के प्रोसेस को डिटेल में डिफाइन करना है, एक्सहेलेशन के प्रोसेस को डिटेल में डिफाइन करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन सिस्टम पूछता है, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपको इनहेलेशन तो डिफाइन करना ही करना है, उसके बाद आपको गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वाला जो मैं आपको स्टेटमेंट बताई हूँ वो चीज़ें भी आपको, कॉन्सेप्ट जो बताई हूँ वो चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो इस फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन सिस्टम और पल्मोनरी वेंटिलेशन में कंफ्यूज मत होना। एंड आई थिंक यार कि आप लोग अच्छे बच्चे हो, हाँ, आप नहीं कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा अलग रखना है, ठीक है। फिर आई थिंक रोल ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, मैं ऑलरेडी आपको डायफ्राम और इंटरकोस्टल के मसल के बारे में एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ अब डिस्कस करने जैसा बचा है। हाँ, आपको एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ, नोट्स शेयर कर रही हूँ ऑन स्क्रीन, उसको आप देख ही रहे हो। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इनहेलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला एयरवे रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है, मान लो कि जो हमारा एयरवे है, नाजल पैसेज से लेकर के एल्वियोलाई तक वाला जो पूरा पैसेज या फिर कह लो लंग्स तक वाला जो पैसेज है, अगर उसमें कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कोई भी रुकावट आती है ना, तो इट इज़ ऑब्वियस कि भाई जब रास्ता ही क्लियर नहीं है तो हवा कैसे, एयर कैसे इनहेल कर पाएंगे हम, और कैसे इफ़ेक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर पाएंगे, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें आ सकती, कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो जो चीज़ें हैं लाइक ट्रैकिया है, ठीक है, फिर ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो रास्ता क्या होगा, नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो फ्लो है, एयर फ्लो का जो रिदम है वो इंटरप्ट हो जाएगा, वो अच्छे से कैरी आउट नहीं हो पाएगा। या फिर ब्रोंकोडाइलेशन, देखो जो हमारा एयर इन फ्लो हो रहा है ना, इन और आउट, तो उसमें डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब डायलेशन चीज़ों का मतलब ट्यूब्स का फैलना एंड कॉन्ट्रैक्ट होना दोनों चल रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ट्यूब डायलेट हो गई, अब वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रही है, तो ये एक फैक्टर है जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, ठीक है, पूरे रेस्पिरेशन को अफेक्ट करेगा। सो एंड देन आप दूसरा लंग कॉम्प्लियंस, लंग कॉम्प्लेक्स मतलब ये मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द पल्मोनरी वेंटिलेशन। अगर एग्जाम में पल्मोनरी वेंटिलेशन पूछेगा तो ये चीज़ें भी आप ऐड कर देना। अगर मान लो 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन का पूरा प्रोसेस आप डिफाइन करोगे, उसके बाद ये फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन भी लिख देना, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होगा, कॉम्प्लियंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द लंग्स एंड चेस्ट वॉल टू स्ट्रेच एंड एक्सपैंड। High compliance means the lungs can easily expand, while low compliance means the lungs are stiffer and harder to expand. तो भाई हमने देखा ना कि एयर को अंदर लेने के लिए, इनटेक करने के लिए लंग्स का एक्सपेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लंग कॉम्प्लियंस है, ये एक्चुअल में लंग्स के एक्सपेंड होने की कैपेसिटी होती है। तो अगर लंग्स में एक्सपेंड होने का कैपेसिटी ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है, तो क्या अंदर स्पेस कैसे बनेगा, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ होगा, ठीक है।
अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ नहीं होगा, और अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ नहीं हुआ तो हम बाहर से अंदर कैसे एयर इनहेल कर पाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को या रिस्पायरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आप और 2-3 पॉइंट ऐड कर सकते हो, दैट इज़ इलास्टिक रिकॉइल, सरफेस टेंशन और एल्वियोलर, ठीक है। और हाँ ठीक है, आई थिंक आपका इतना ठीक है, इलास्टिक रिकॉइल तक ही रखो, ज़्यादा डीप में पढ़ा दूंगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन और एल्वियोलर वेंटिलेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है। एल्वियोलर वेंटिलेशन मतलब क्या, एल्वियोलर सरफेस पर भी तो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर एल्वियोलाई के वॉल्स में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा ब्लड कैपिलरीज में। अब ब्लड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो एल्वियोलाई के सरफेस का ठीक ठाक होना बहुत ज़रूरी है। देन सरफेस टेंशन लंग्स को प्रोटेक्ट करता है कि भाई उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो ठीक ठाक रहे, वरना जो लंग्स क्या करते हैं ना, कोलैप्स होने से बचाता है लंग्स को। और इलास्टिक रिकॉइल, तो मैंने बोला ना इलास्टिक क्या होती है, इलास्टिक एक एबिलिटी होती है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट हुए हो तो दोबारा से अपने साइज में आ जाओ, और अगर आप डायलेट हुए तो दोबारा से अपने साइज में आ जाओ। तो अगर हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो आप देख रहे होगे उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये क्या है, इलास्टिक कैपेबिलिटीज़ है। अगर इलास्टिसिटी हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स की डैमेज हो जाए तो मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाएगा, डायलेट हुआ फैला तो डायलेट ही रह जाएगा। तो अगर उसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन सही से काम नहीं करेंगे। तो इलास्टिक रिकॉइल या फिर इलास्टिसिटी ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी हमारे रिस्पिरेशन सिस्टम के लिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर मतलब क्या, वो सिचुएशन जो हमारे रिस्पिरेशन को या रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई थिंक मैंने तो अपने साइड से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, और मैं उम्मीद भी कर रही हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस मान लो मेरा कोई एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आया है तो मैंने ऑन स्क्रीन नोट्स तो शेयर किया ही है, मतलब वीडियोस में साथ साथ नोट्स भी स्क्रीन पे आ रहा था, तो आप उसको देख के लिख रहे होंगे। कभी कभी अगर मान लो एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आता है तो आप स्टेटमेंट देख के हमें समझ आ जाता है। सो मैं इस तरीके से अज्यूम कर ले रही हूँ कि हाँ आपको सब समझ में आया है। बट स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या फिर मेल के थ्रू मेरे से पूछ लो। एंड हाँ जो भी अब तक मैंने जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं सबका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप प्लीज़ वो सारी वीडियोस देख लेना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ठीक है, जैसे अपकमिंग लेक्चर्स की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो ओके, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। हम जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।